सुप्रभात बच्चों। क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास तक हम लोग हरिहर काका पढ़ते आ रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों का प्रश्नोत्तर भी समाप्त हो चुका है। संचयन से एक पार्ट था जो समाप्त हो चुका। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले, आगे पढ़ने के पहले कुछ भी नया बच्चों का ये कहना है, कुछ बच्चों का, कि पर्वत प्रदेश में पावस को एक बार फिर से पढ़ाया जाए। ठीक है, तो पर्वत प्रदेश में पावस के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत हैं, जिसे प्रकृति के कुशल चितेरे कहा जाता है। आप सभी पिछले क्लास में जान चुके हैं कि पंत जी जो हैं, सुमित्रा नंदन पंत की शुरू की कविताओं में प्रकृति का अनोखा वर्णन, बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। इतना सजीव वर्णन प्रकृति का पंत जी की कविताओं में जितना मिलता है, उतना अन्यत्र दुर्लभ है। कैसे उन्होंने वर्णन किया है, और जो पर्वतीय प्रदेश में जो बारिश होती है उसका अत्यंत सजीव चित्रण है यहाँ। तो सुमित्रा नंदन पंत के बारे में हम जानते हैं कि भाई 1921 में ही असहयोग आंदोलन के समय में उन्होंने गांधी जी के आह्वान पर उनके साथ हो लिए थे। उन्होंने महाविद्यालय छोड़ दिया और घर पे ही पढ़ाई करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो किस प्रकार गांधी जी के साथ भी जुड़े रहे और अपनी रचना भी वो करते रहे। तो पर्वत प्रदेश में पावस में किसका वर्णन है? पर्वतीय प्रदेश का वर्णन है। कैसे पर्वतों की अपार श्रृंखलाएं हैं, उस श्रृंखलाओं की तुलना उन्होंने करधनी से की है। और वो करधनी जो है वो कहाँ पहनती है? महिलाएं अपने कमर में पहनती हैं। और वो करधनी एक तरह से नहीं होता है, ऊंचे नीचे तरह से होता है। अभी हम पढ़ेंगे कविता को, और अत्यंत चित्रमयी भाषा में उन्होंने वर्णन किया है, सजीव वर्णन किया है, जिसे पढ़ने से लगता है कि हम लोग सामने पर्वतीय प्रदेश की बारिश का आनंद ले रहे हैं। ठीक है ना? अनेक अलंकारों से उन्होंने सजाया है, अनेक उपमाएं दी हैं उन्होंने इस कविता में। बहुत ही सुंदर चित्रण है। तो चलिए हम लोग अब कविता को पढ़ते हैं। तो आइए हम कविता को पढ़ते हैं। सबसे पहले आप जानते ही हैं कि सुमित्रा नंदन पंत को छायावादी कवि कहा गया है। छायावाद जिसमें कल्पना की प्रधानता होती है। और यहाँ पंत जी ने जो कल्पना की है, जो सजीव चित्रण किया है वर्षा ऋतु के माध्यम से, उसको हम आज देखेंगे, महसूस करेंगे और पढ़ेंगे, जिसके प्रत्येक शब्द चित्रमय है। ठीक है, आप कविता की पंक्ति पर ध्यान देंगे। आप अपनी किताब खोलेंगे और देखेंगे। पावस ऋतु थी प्रकृति प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस ऋतु किसे कहा गया है? वर्षा ऋतु को कहा गया है। कि वर्षा ऋतु का समय है। पर्वतीय प्रदेश में जब बारिश होती है तो कैसे क्षण क्षण प्रकृति ऐसा लगता है जैसे अपने रूप को बदलते रहती है, अपने छटा को बदलते रहती है। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पल पल, क्षण क्षण अपनी वेश को, वो अपने रूप को बदलती हुई नजर आती है। ठीक है ना? वर्षा ऋतु। तो यहाँ पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, यहाँ प की आवृत्ति हुई है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। आप जानते हैं कि जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। और पल पल में क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश। एक ही शब्द दो बार आ रहा है, जहाँ पुनरुक्ति होती है तो वहाँ उसको हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार लिख सकते हैं कि इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है और पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।
दो पंक्ति हम समझ गए कि पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस ऋतु थी, वर्षा ऋतु का समय है और पर्वतीय क्षेत्र में जब बारिश होती है तो उसकी छटा बहुत निराली होती है। ऐसा लगता है जैसे पल पल अपने रूप को वो बदलते रहती है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्रदिक सुमन फाड़। मेखलाकार, अभी हमने बताया कि मेखलाकार मतलब एक तरह से नहीं पहाड़ है, पहाड़ ऊंची नीचे इस अवस्था में है, ठीक है ना। तो इससे उसकी तुलना की गई है कि ये जो है मेखलाकार मतलब करधनी कहा गया है, जो महिलाएं अपने कमर में पहनती हैं करधनी, तो उस करधनी से उन्होंने पहाड़ की तुलना की थी। मेखलाकार पर्वत अपार, अपार पर्वत की श्रृंखलाएं हैं अपार, जिसको गिना नहीं जा सकता है। अपने सहस्त्रदिग सुमन फाड़, सहस्त्र मतलब अपने सैकड़ों आँखों से, कौन सी आँखों से? सुमन मतलब फूल, फूल रूपी आँखों से अपने रूप को निहार रहा है। पर्वत जो है अपने फूल रूपी आँखों से अपने विशालकाय रूप को निहार रहा है। कहाँ निहार रहा है? अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। अवलोक बार बार देख रहा है, नीचे जो पहाड़ के नीचे जो पानी जमा हो गया है उसमें वो बार बार अपने चेहरे को निहार रहा है, अपने रूप को निहार रहा है। जिस प्रकार दर्पण में कोई अपने रूप को देखता है, अपने चेहरे को निहारता है, ठीक वैसे ही पहाड़ भी जो है वो नीचे अपने नीचे जल में अपने विशालकाय रूप को निहार रहा है। नीचे जल में निज महाकार, अपने विशालकाय रूप को निहार रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखें, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्रदिग सुमन फाड़। यहाँ दृग सुमन मतलब आँख, तो यहाँ रूपक अलंकार है। दृग सुमन, यहाँ दृग मतलब आँख, सुमन मतलब फूल, तो यहाँ फूल को आँख कहा गया है। आँख के समान नहीं कहा गया, आँख बताया गया है कि ये जो आँखें हैं पर्वत की वो फूल है। तो अपनी फूल रूपी आँखों से अपने विशालकाय रूप को निहार रहा है। अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। तो यहाँ पर्वत का मानवीकरण किया गया कि मानव की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया गया कि मानव ही अपने रूप को निहारता है, मानव ही ये महसूस करता है। ठीक वैसे ही पर्वत भी अपने इस रूप को बार बार निहार रहा है। एक बार फिर से, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्रदिग सुमन फाड़। दृग सुमन में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। दृग मतलब आँख, सुमन मतलब फूल, तो दृग सुमन में रूपक अलंकार है। अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। अवलोक मतलब देख रहा है बार बार, अपने विशालकाय रूप को वो बार बार निहार रहा है, अपनी सुमन रूपी आँखों से निहार रहा है, ठीक है। तो बहुत सजीव वर्णन है यहाँ, आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और अलंकार को भी नोट करते रहना है, ठीक है। अब जो पहाड़ है और जो झरने से आवाज़ आ रही है उसका वर्णन है। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। गिरि मतलब पर्वत, पर्वत के गौरव का गुणगान करना। ये जो झरने से जो आवाज़ आ रही है, झरनों की जो कलकल ध्वनि आ रही है, वो ऐसा लग रहा है जैसे गिरि मतलब पहाड़ के यश का वर्णन हो रहा है, ठीक है ना। हम लोग किसी के यश का वर्णन करते हैं, कोई महत्वपूर्ण, कोई महान लोग होते हैं, तो हम लोग उसकी प्रशंसा के लिए गीत गाते हैं, स्वागत करते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पहाड़ के गौरव का गान किया जा रहा है। किस चीज़ से? तो झरने की जो आवाज़ आ रही है झरझर करके, गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। और मद में नस नस में उत्तेजना मतलब ऊर्जा,
ऊर्जा का संचार हो रहा है, ठीक है ना। इस आवाज़ से ऊर्जा का संचार हो रहा है, उत्साह का संचार हो रहा है। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। और जो बारिश की बूंदें जो नीचे गिर रही हैं तालाब में, वो सुंदर मोती के समान प्रतीत हो रही हैं। तो मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। ऐसा लगता है कि झरनों से जो झरने से मोती की लड़ियाँ गिर रही हैं नीचे। कई बार ऐसा होता है कि बारिश के समय में बहुत तेज़ बारिश होती है, तो कहीं पे भी जब पानी झाग बन जाता है, बहुत तेज़ धार से पानी गिरने से बाल्टी हो या किसी चीज़ में पूरा सफ़ेद सफ़ेद झाग भर जाएगा, तो उसकी तुलना, झाग की तुलना मोती से की गई है। तो मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। और जो निर्झर मतलब झरने से जो पानी गिर रहा है, वो उस पानी के गिरने से जो बुलबुले उठ रहे हैं, वो बुलबुले मोतियों के समान प्रतीत हो रहे हैं। बुलबुलों की तुलना मोती की लड़ियों से की गई है। झरते हैं झाग भरे निर्झर। तो ये जो आवाज़ हो रही है, वो लग रहा है कि पर्वत का गौरव गान किया जा रहा है। और कलकल ध्वनि से क्या महसूस हो रहा है कि जैसे नस में ऊर्जा का संचार हो रहा है, उत्साह का संचार हो रहा है, ठीक है ना, उमंग का संचार हो रहा है। नस में मद में नस नस उत्तेजित कर मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। गिरि का गौरव, गिरि पहाड़ को कहते हैं, गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। अब फिर दूसरा वर्णन है। अभी पहले पहाड़ की तुलना करधनी से की गई, फिर झरने से जो आवाज़ आ रही है उसकी तुलना की गई, उसकी तुलना मोती की लड़ियों से की गई। अब जो पहाड़ के ऊपर जो बड़े बड़े वृक्ष खड़े हैं, उसको पंत जी ने क्या महसूस किया उसके बारे में इसको देखिए। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उर मतलब हृदय, मतलब पहाड़ के हृदय से जो बड़ी बड़ी वृक्ष खड़े हैं, गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरवर, ऊंची आकांक्षाओं के समान बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो खड़े हैं। है झांक रहे नीरव नभ पर। कहाँ झांक रहे हैं? नीरव मतलब शब्दहीन आकाश की ओर झांक रहे हैं, कुछ सोच में पड़े हुए हैं। बहुत सारी आकांक्षाओं के साथ वो आकाश में देख रहे हैं, झांक रहे हैं। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं, ऊंची आकांक्षाएं, जो बड़े बड़े पेड़ हैं उसकी तुलना की गई है कि ये पहाड़ की आकांक्षाएं हैं। है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अनिमेष मतलब जिसकी पलकें नहीं गिर रही हैं, लगातार। अनिमेष अटल, जिसे टाला ना जा सके, कुछ चिंता पर, कुछ चिंतित होकर बड़े बड़े वृक्ष जो हैं वो शब्दहीन आकाश की ओर देख रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ बड़े बड़े वृक्ष की तुलना किससे की गई है? बड़े बड़े वृक्ष की तुलना आकांक्षाओं, पहाड़ की आकांक्षाओं से की गई है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए हैं। इसको खूब ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, अलंकार को नोट करेंगे, पंत जी के बारे में समझेंगे कि कहाँ वो रहते थे और जहाँ इंसान रहता है उसके आसपास का कितना प्रभाव पड़ता है, हम इस कविता में देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग इसको फिर समाप्त करेंगे। धन्यवाद।